इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म फोरम में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को लेके डिस्कशन करेंगे। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ आज के जीएसटीएस फोरम संवाद के अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जी, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से है, जुड़े हैं। और आज दो वक्ताओं को हमने निवेदन किया था। डॉक्टर आलोक वाजपेयी, आप सहायक प्रोफेसर हैं जीएसटीएस में, आईटीएम विश्वविद्यालय में, और श्री अमिताभ कुमार दास जी, जो कि पूर्व आईपीएस रहे हैं बिहार के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हम लोग लगभग 167वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं 1857 के क्रांति का। और यह क्रांति एक तरह से साउथ एशियन एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट का एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों की विरासत है। और 1857 के विद्रोह को लेके इतिहास में काफी लेखन भी हुआ है। लेकिन आज हम लोग 1857 के संघर्ष की विरासत को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आदरणीय प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जी से निवेदन करेंगे कि वो 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में इस महत्वपूर्ण क्रांति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, और बाद में राष्ट्रीय निर्माण में किस तरह इस 1857 के क्रांति से प्रेरणा ली गई। जी, आदरणीय प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जी। नमस्कार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है रणदीप जी? जी जी, बिल्कुल स्पष्ट है। थैंक यू। सबसे पहले रणदीप जी को धन्यवाद। और ये जो फोरम है, इस फोरम में दूसरी बार बल्कि तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला। अध्यक्षता कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मुख्य आग्रह था, ये जो हमारे मित्र हैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी और एक वक्ता है श्री अमिताभ कुमार दास, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनसे मैं सुनना चाहता था। बहरहाल, जैसा कि मुझे कहा गया है कि 1857 की क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर मैं थोड़ी अपनी बात रखूं। संक्षेप में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। रणधीर जी ने बहुत सही बात कही कि ये 1857 की जो विरासत है, ये इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो संघर्ष की विरासत है उसकी हमको बहुत जरूरत है। जो इसका टाइटल रखा गया है वो है 1857 की क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो आप गौर कर ही रहे हैं कि क्रांति भी है इसमें और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी है इस टाइटल में। क्या था 1857? 1857 का जो विद्रोह है या जो क्रांति है, या आप इसको अगर आप स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानना चाहते हैं, तो वो क्या था? उसको उसके लिए हमको दो तीन पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखने की जरूरत है। वो ये है कि आज के दिन, आज से 167 साल पहले, अगर मैं ठीक गिनती कर रहा हूँ, तो 10 मई को 1857 को एक एक क्रांति शुरू हुई थी, इस उद्देश्य से कि अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाएगा और हम लोग एक विद्रोह के द्वारा जो है अंग्रेजों को यहाँ से हटाएंगे। और ये सिपाहियों का विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन ये सिपाहियों का विद्रोह नहीं रहा, ये भारत के किसानों का, भारत के आम लोगों का भी विद्रोह हो गया। और ये 10 मई 57 से लेकर के 1 नवंबर 1858 तक इसका काल है। 1857 की 10 मई से सितंबर अक्टूबर तक जो है बहुत इंटेंस लड़ाई चली है। और 58 के मई जून तक जो है, ये कहना मुश्किल था कि क्या हो सकता है इस संग्राम में। शुरुआत चूंकि सिपाहियों ने की थी,
इसलिए सिपाहियों की बात पहले करनी पड़ेगी। ये सिपाही, भारत के सिपाही थे 3 लाख के करीब, और अंग्रेज की फौज थी उस वक्त 50,000 की। और बंगाल आर्मी से इसकी शुरुआत होती है, और बंगाल आर्मी में भोजपुरी इलाके के बहुत सारे लोग, किसान परिवार के लोग जो है सेना में थे। ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसमें एक बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस बात की ओर, कि इसमें जो पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार के बहुत सारे लोग थे, जो सैनिक थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसमें बहुत कुछ लिखा गया, इसलिए मैं उसको विस्तार में नहीं ले जाऊंगा, और मैं सिर्फ संकेत के रूप में कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत स्वाभिमानी किस्म के किसान परिवार के लोग थे जो सैनिक रूप में थे। और अधिकतर जो थे वो जो तथाकथित ऊंची जातियों से आते थे, और जो दूसरे 2 यूनिट थे उसमें जो है ऊंची जातियों के लोग कम थे। तो एक एंगल तो ये भी है कि जो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो अभिमानी लोगों का एक तरह से विरोध था। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ सवर्णों में सीमित नहीं रह गया था। इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है, जिसको तथाकथित निम्न जाति के लोग कहते हैं, उनका भी योगदान रहा है। तो इसके बारे में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये विद्रोह शुरू क्यों हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था। और आज जो भारत है उसमें इसकी क्या विरासत, इसकी स्मृति को, इतिहास की इसकी स्मृति को कैसे हम अपने लिए महत्वपूर्ण बना सकते हैं या मान सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि 1857 पर विचार करते हुए हमको बड़ी मदद मिलती है इस बात को समझने में कि जो हिंदुस्तान का चेहरा आज आ, कैसा हो, इस पर अगर हम विचार करने बैठे तो 1857 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, जहाँ जिसमें भारत के हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर लड़े और विदेशी ताकतों का मुकाबला किया। सफल हुए नहीं हुए वो अलग किस्सा है, लेकिन एक साथ मिलकर के हम लोग लड़े थे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं चूंकि यात्रा पे हूँ तो थोड़ा डिस्टरबेंस आपको हो रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सुन पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। कृपया पुष्टि करें, जी वरना जी मैं अपनी आवाज को थोड़ी। हाँ, जी। तो एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1857 में विद्रोह क्यों हुआ था, इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। और इस विद्रोह में ये ध्यान देने वाली बात है कि जो शिक्षित लोग थे, जो शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े हुए लोग थे, उन लोगों ने लेकिन इस विद्रोह में सहानुभूति नहीं रखी, और उनको ये लगता था कि 1857 का जो विद्रोह था वो लेकिन अच्छा नहीं है, मतलब हो रहा है, ये बलवा हो रहा है। और किसान परिवार के जो लोग थे, जो सैनिक थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो एक तो बात मैं आपके सामने ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत के किसी भी संघर्ष में जो आम लोग हैं और जो पाश्चात्य शिक्षा से दीक्षित लोग हैं, उनके बीच में एक अंतर 1857 में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, जो ध्यान में रखने की चीज है। जब तक राष्ट्रीय आंदोलन कहिए या जो जो भारत में जो आंदोलन होते हैं उसमें जो किसान परिवार के लोग हैं की बात आती है, तो सांप्रदायिकता की समस्या, हिंदू मुसलमान का विभाजन उतना नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही वो शिक्षित लोगों के नियंत्रण में आता है तो फिर वहाँ ये कम्युनिटी इशू ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। मैं जानबूझ के इस बात को यहाँ छेड़ रहा हूँ ताकि हम लोग जो जो हिंदुस्तान का चेहरा जो है आज विवाद के घेरे में है, या हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, उससे बातचीत करने में इससे मदद मिले। इस इस क्रांति में सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि 6,000 अंग्रेज मारे गए, और सरकारी दस्तावेज के अनुसार 8 लाख भारतीय मारे गए लड़ते हुए, या उनको मार दिया गया। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिनका कुछ लेना देना नहीं था विद्रोह से। उनको भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, भारतीयों को डराने के लिए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी या सुल्तनत के जमाने में होता था ना कि जब डराना होता था तो हजारों लोगों को यूं ही मार दिया जाता था ताकि लोग फिर से विद्रोह करने की ना सोच सके। तो इस तरह से दमनकारी ब्रिटिश सरकार ने, जब विद्रोह खत्म सा हो गया था उसके बाद भी लाखों लोगों को
लाखों लोगों की हत्या की थी, ये भी एक ध्यान रखने की बात है, जो 1857 के संदर्भ में याद किए जाने की जरूरत है। तो ये जो 8 लाख सरकारी आंकड़ा है, एक इतिहासकार ने हिसाब लगाकर बताया है कि ये 80 लाख है। अब आप 8 और 80 के जो भी माने, लेकिन एक बड़ी संख्या, बहुत सारे भारतीयों की हत्या का मसला जो है इसमें आता है, जो इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि क्यों उनको मारा गया, वो किस लिए लड़ रहे थे। तो आलोक जी बोलने वाले हैं, इसलिए मैं आप एक प्रश्न और उठाना चाहता हूँ इस संदर्भ में। प्रश्न ये कि ये जो लोग लड़ रहे थे, दरअसल ये लोग बलवाई नहीं थे, बल्कि ये एक 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 ऐसी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें कि ये अपने राजसत्ता के साथ थे। बहादुर शाह जफर जो थे वो उनके बादशाह थे, और जिनको भारतीय जनता का समर्थन था और बहुत सारे लोगों का समर्थन था। तो अंग्रेज जो थे वो इनको विद्रोही कहेंगे, टेक्निकली सही नहीं है। दरअसल ये लोग अपने राज्य की रक्षा के लिए, उसकी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे। इस सवाल को रामविलास शर्मा ने भी उठाया है, जब इसको वो राज्य क्रांति कहते हैं। हालांकि उनका उनका आर्गुमेंट करने का जो तरीका है वो इतिहासकार के लिए उतना उपयुक्त ना माना जा सके, लेकिन ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों ने, अब अंग्रेज भी क्यों कहें, अंग्रेज कंपनी कहना चाहिए, एक कंपनी ने भारत पे कब्जा जमाया हुआ था, जिसके विरुद्ध भारत ने, भारत के सैनिकों ने एक तरह से अंग्रेजों के प्रति काम करने के बाद जब अपने धर्म को संकट में देखा, विद्रोह किया। और एक भारतवासी को इस तरह के विद्रोह का नैतिक अधिकार अवश्य था, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो 8 से 80 लाख के फिगर के बीच में आप ध्यान रखिए, भारतीय मारे गए हैं, इनको इन्होंने क्यों अपनी जान की बाजी लगा करके ये काम किया। इतिहासकारों में मतभेद है, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि ये था, ये एक तरह से पुरानी राज सत्ता, जो जो बहुत फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल थे, उनकी तरफ से किया गया आंदोलन था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मुस्लिम जो शासन को पुनः लौटाने के लिए या किया गया आंदोलन था, ये विद्रोह। उन सब बातों को उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मूल बात है कि भारतवासी चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। मूल बात यह है। और इस क्रांति को शुरू किया ने, और इसका समर्थन किया बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने, और उसके लिए कुर्बानी दी। इसका इतिहास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इस इतिहास के लिखने में हम पाएंगे कि हम अपने भारत, एक हिंदुस्तान में कहता हूँ तो, एक हिंदुस्तान जो है वो उस वक्त एक होकर अंग्रेजों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। और हिंदुस्तान का चेहरा 1857 में हमको दिखलाई पड़ता है। ये मेरी एक बात है जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसकी जो विरासत है, वो विरासत एक तरह की विरासत नहीं है। इसकी जो छवियां हैं 1857 के बारे में, जो पढ़े लिखे लोग थे वो 1920 तक, जब राष्ट्रीय आंदोलन तेज नहीं हुआ, दुविधा की स्थिति में थे। आप जानते ही हैं कि 50 साल जब उसका हो गया था, तो गदर पार्टी वालों ने और क्रांतिकारियों ने 1857 को लेकर के पुनर्विचार किया था, और इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन कहने की कोशिश की थी, जिसको सुनियोजित संगठित आंदोलन कहने की भी कोशिश की थी, कि भारतीयों ने संगठित होकर के अंग्रेजों का विरोध किया। और पहली किताब जो है सावरकर की आई थी, जिसका बड़ा महत्व है। गदर पार्टी है, और गदर पार्टी के लोगों ने पहली बार इसका अच्छा मूल्यांकन किया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक जो गांधी का नेतृत्व नहीं आया, और जब तक गांधी जी ने भारतीयों को वो कॉन्फिडेंस किया, तब तक जो है 1857 के बारे में अच्छी राय भारतीयों के बीच में, कम से कम साहित्य में, इतिहास में नहीं मिलती। और उसके बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता है, तो 1857 का एक राष्ट्रीय वर्षन तैयार होता है, जो कि 1857 जो है हमारे लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, या राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से के रूप में देखा जाने लगा, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। इस मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, मैंने इस पे बहुत लिखा भी है और कई बार इसकी चर्चा की है
कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी से एक नए किस्म के मूल्यांकन की शुरुआत होती है। और 1857 की छवि जो है उसकी राष्ट्रीय छवि प्रतिष्ठित होती है। और इसके बाद कुंवर सिंह पर और बहुत सारे नायकों पर किताबें लिखी गई और उसके बाद वो एक संदर्भ बना। 1857 को लेकर के इसी, लेकिन एक और बात जोड़ूंगा, दलित आंदोलन के 1857 में दलितों की भूमिका को लेकर होनी चाहिए। शायद नेटवर्क में नेटवर्क की समस्या है। अ, वो जुड़ रहे हैं दोबारा। अ, हेलो, सुन पा रहे जी हैं मेरे को? इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। अ, अ, आप सुन पा रहे हैं? मुझे कंफर्म जी करिए। जी, आवाज आ रही है हाँ हाँ, बीच में। तो इसके जो मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास एक जगह है, उसका महत्व अपनी जगह पे है और उस पर विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन उसकी जो विरासत है, उसके जो विभिन्न रूप हैं, जो हमारे पिछले 167 सालों में इसके कई रूप जो निकले हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लोग ने अपने तरीके से 1857 को याद रखा है और अपनी जातीय अस्मिता, अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है, उसमें इनके नायकों को स्थान दिया है। उनके नायक जो हैं हमारे लोक नायक हैं। और कुंवर सिंह को जिन लोगों ने धोखा दिया था उनको गद्दार समझा जाता रहा है आज भी। यानी भारत के लोगों ने 1857 को अपनी स्मृति में वो ऊंचा स्थान दिया है, जिसके कारण 1857 की विरासत जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इतिहास और उसकी विरासत दोनों को कभी एक साथ रखकर और कभी अलग अलग भी हमको समझने की जरूरत है। 57 के नायक हमें क्या कहना, जो 8 से 80 लाख लोग मारे गए, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी शहादत जो है, उनकी जो कुर्बानी है, उसको हम कैसे याद करें। मैं भूल जाऊंगा, मैं इस बात को भूलना संभव नहीं है। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे सैनिक थे, जब उनको पता चल गया कि हम लोग जीत नहीं सकते, हम लोग मारे जाएंगे, फिर भी उन्होंने पूरी ताकत लगा करके लड़ाई जारी रखी थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो एक तरह से धर्म युद्ध में है। वो उनके लिए मर जाना जो है वो कबूल था, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं थी। तो वो प्रसंग जब आया, जब जब उनके कई लोगों के इंटरव्यूज जो हैं वो आए हैं, जब जो उन्होंने बताया है कि अंग्रेजों ने जब उनसे पूछा कि आपके साथी लोग क्यों लड़ रहे थे जब आपको पता है कि आप नहीं जीतेंगे, तो वो कहते थे कि हमारे साथी लोग कहते थे कि हम जीतें या हारें, लेकिन हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, अपनी जान की बाजी लगा लेंगे, हम मर जाएं लेकिन अंग्रेजों से लड़ते रहेंगे तक। तो एक ये मामूली युद्ध नहीं था। और कितनी ही कहानियां आज लोग में हैं, जिन कहानियों को हम इतिहास का माने या ना माने, जिन ओजस्वी नायकों की कहानियां आज भी लोगों के मन में है, लोगों की स्मृति में है, उन सबको याद किया जाना चाहिए। और अंत में फिर से वही बात दोहराता हूँ कि शुरू में जैसा कि गांधी जी ने उल्लेख किया था कि आज जो भारत लड़ा था, उस भारत का एक हिस्सा जो है वो दूसरा देश है, और दूसरा हिस्सा दूसरा देश है, और तीसरा हिस्सा तीसरा देश है। लेकिन वो 1857 हमारी हमको याद दिलाता है एक ऐसे भारत की जिसमें कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर लड़ रहे थे, भारत माता के लिए या हिंदुस्तान के लिए। तो ये एक ऐसी बात है जिसको हम याद करें। और इस तरह की गोष्ठियों में 10 मई को
जरूर महत्वपूर्ण मानकर हम लोग चल सकते हैं। मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि 10 मई के इस महत्वपूर्ण दिन पर भी 1857 के वीरों को श्रद्धांजलि में शामिल होने का एक मौका बनाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हितेंद्र पटेल जी। आपने बहुत बखूबी से 1857 के विद्रोह के मूल में स्थित राष्ट्रीयता के सवाल को भी हम लोगों के सामने नए नजरिए से लाया है और इतिहास और विरासत के संबंध को नए तरीके से युगीन परिस्थितियां हो या सामाजिक ताना बाना हो, इनसे कैसे समझा जाए। और जो आज जिस साझी विरासत को हम लोग खोते जा रहे हैं, बहादुर शाह जफर का त्याग हो या रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे, तो इसलिए 10 मई शायद पहले से भी ज्यादा आज महत्वपूर्ण हो गया है। तो हम लोग अब आदरणीय आलोक वाजपेयी जी को सुनेंगे और फिर अमिताभ जी को। जी, आलोक वाजपेयी जी। शुक्रिया रणधीर, हमारी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ हाँ। इस आज के इस कार्यक्रम में 1857 के जो मैंने सोचा था कि मैं मुख्य रूप से सुनूंगा और कुछ चर्चा में भाग लूंगा, लेकिन अब चूंकि लगभग कितना समय है हमारे पास? आपके पास 15 मिनट है, 15 से 20 मिनट। हाँ जी, तो और चूंकि अभी हमसे पहले हितेन पटेल साहब ने बोला, जिनको हम सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनकी अंतर्दृष्टियों से सीखते हैं, क्योंकि वो अक्सर नए सवालों से जूझने वाले कुछ चुनिंदा इतिहासकारों में है। तो मैं संक्षिप्त में उन्हीं को सुनते हुए जो थोड़ी सी बातें मेरे दिमाग में आई हैं और उनको मैं रखना चाहूंगा कि अगर 1857 को आप देखिए तो आज की जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी को हम बिलोंग करते हैं, आसपास करीब इससे केवल 6-7 पीढ़ी पहले की घटना है। बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना का जो असर है वह इतिहास की घटनाओं से ज्यादा एक जो भारतीय समाज या किसी भी समाज और संस्कृति में एक जो मिथकीय यथार्थ होते हैं, जो हमें तमाम कल्पनाशीलताओं में ले जाते हैं पूरी आश्वस्ति देते हुए। तो ये जो 1857 का विद्रोह है, या इसको जिस भी नाम से कहें, यह एक मिथकीय असर रखता है। और मिथकीय असरों का एक जो सबसे अच्छा परिणाम होता है वह यह होता है कि वह कभी आउट ऑफ डेट नहीं होते हैं, हमेशा प्रासंगिक से महसूस होते रहते हैं। तो यह एक किसी भी ऐतिहासिक घटना की बहुत बड़ी ताकत है कि वह घटना केवल इतिहास के पन्ने में, तारीखों में, कुछ सूचनाओं में सीमित न रहकर एक एहसास के तौर पर जन चेतना का हिस्सा बन जाती है। तो यह एक, जैसे कि अक्सर इतिहास में कहा जाता है या अक्सर लोग कहते हैं कि 1857 की घटना वास्तव में जिन उद्देश्यों के लिए थी, उससे ज्यादा उसकी भूमिका उसकी स्मृतियों में हो गई। तो यह 1857 की एक ताकत है, जो कि जैसा कि हितेन जी ने बताया कि साहित्य में खूब झलकती है, लोगों की मेमोरीज में झलकती है। आज भी जो लोग 1857 के विद्रोह में सैनिकों के साथ या जो लड़ने वालों के साथ नहीं खड़े हो सके थे, वो अपने आप को, समाज उनको लांछित ही करता है। तो यह एक बहुत बड़ी ताकत है। अब इसके बाद में मैं कुछ और थोड़े से बुनियादी बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम बौद्धिक जगत में जो एक जो उपनिवेशवाद की भूमिका रही भारत के संदर्भ में, उसको अक्सर अपनी सोच से हल्का सा डेविएट कर देते हैं और बहुत बार आंतरिकता में, यानी भारतीय समाज की अंदरूनी कमियों, कमजोरियों और इन तमाम चीजों में ही ज्यादा मुब्तला हो जाते हैं। और हम भूल जाते हैं कि भारत ने 200, 250 बल्कि 300 साल की एक पूरी कॉलोनियलिज्म को फेस किया, और वो केवल एक विदेशी शासन नहीं था। यहाँ पर उपनिवेशवाद ने एक पूरा अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया।
आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और 1857 के बाद यानी 1860 के बाद से तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उसने पूरी एक अपने कैटेगराइजेशंस बनाए, उनको प्रचारित किया, उनको बौद्धिक समुदायों को ग्रहण करने के लिए तमाम तरीकों से उनको अपने में मिलाया। हम अभी भी उन तमाम छायाओं से निकल नहीं पाए हैं, और इसलिए अक्सर हमारे जो प्रश्न उठते हैं, चाहे वो 1857 के संदर्भ में हो या किसी भी आधुनिक इतिहास के कालखंड या घटना के संबंध में हो, तो हम थोड़े से उन प्रश्नों की औचित्य और उसकी वैधता पर न जाकर उन प्रश्नों को अपने आप में बहुत जरूरी मानकर एक उत्तरों को गढ़ने की दिशा में चलते चले जाते हैं, और जो कि हमारे जो बौद्धिक समुदाय है उसकी एक ये बहुत बड़ी कह सकते हैं सीमा रही है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, इस पे इतर भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन तब भी यह तथ्य ध्यान में रखने वाला है। अब तो 1857 के बारे में भी की प्रकृति, उनके लोगों का उद्देश्य क्या था, ये सब सारे भी एक जो कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट था, हम उसी घेरे में ज्यादा सोचते रह जाते हैं। अब मैं एक दूसरा एक बिंदु उठाना चाहूंगा, जो कि हितेन जी की भी बातों में आया, कि भारत के बौद्धिक समुदाय ने तत्कालीन यानी उस समय के और बाद में भी ज्यादातर 1857 को किस तरह से लिया। अगर इसी सवाल को मैं और ज्यादा कुछ ठोस और कंक्रीट ढंग से रखूं, तो वास्तव में ये है कि 1857 की विद्रोह का, उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डेवलप हुआ, बना, चला, उनके बीच में कोई कॉन्टिन्यूटी है, यानी कोई संबंध है, या वो 1857 एक कहानी का अंत था और उसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक हम जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी सारी तारीफों के बावजूद उसमें कुछ कम क्रांतिकारिता देखने लगेंगे। क्योंकि निश्चित है कि जो सेंसेशन 1857 का है, या बाद में जो क्रांतिकारी तमाम घटनाओं का वो होता है, वह बहुत बार आपको उन 1880, 90 या तमाम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बीच के लंबे लंबे अंतरालों में वह सेंसेशन नहीं मिलेगा, वह थ्रिल नहीं मिलेगा, वह भाषा नहीं मिलेगी। तो हम अक्सर उसको कहीं ना कहीं ये मानने लगेंगे कि ये कुछ संशोधनवादी था, ये कुछ थोड़ा सा बस काम चलाऊ सा था, और हम उसका भी, राष्ट्रीय आंदोलन का भी सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो इस संबंध में मेरा मानना है कि जैसे किसी भी आंदोलन का या किसी भी विद्रोह का या किसी भी बड़ी घटना का एक फॉर्म होता है और एक उसकी अंतर वस्तु होती है, कंटेंट होता है, जिसको, वो जो कंटेंट है वो एक तरह से जन चेतना, मास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या मास कॉन्शियसनेस ही केवल कह ले, उसके भीतर के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि प्रेरित करते हैं उस तत्कालीन समय में किसी घटना को घटित होने में। तो उन संदर्भों में जो 1857 की मूल चेतना थी, वह चेतना भारतीय समाज में पूरी तरह से मौजूद रही। एक उपनिवेश विरोधी स्वर, एक उपनिवेशवाद विरोधी चेतना भारतीय जनमानस में या समाज के अलग अलग वर्गों में, जैसा भी कहें, हमेशा मौजूद रही। और वह जो एक चेतना थी, उस चेतना को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने बाद के वर्षों में पूरी तरह से एडॉप्ट किया। निश्चित है कि फॉर्म का अंतर आया। फॉर्म का अंतर बहुत सारी वजहों से आया, कि एक उसका जो सबसे बड़ा अंतर, फॉर्म से मेरा मतलब है लड़ने के तरीके के अंतर, वह एक तो सबसे बड़ा उसका एक और इसी प्रश्न में यह भी छुपा है कि बौद्धिक समुदाय को का 1857 के विद्रोह को लेकर क्या रवैया, क्या दृष्टिकोण रहा। तो ये फॉर्म का अंतर ये आया कि क्योंकि 1860 के बाद से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश रूल ने, जैसा कि हितेन साहब ने बताया कि कंपनी से वो हम सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गए, तो एक मॉडर्न पॉलिटिक्स की शुरुआत भी भारत में 1860 से, पॉलिटिक्स के सेंस में मैं कह रहा हूं, कि वो होने लगती है। तो निश्चित है कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें जो कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी, जिसको रणनीति कहते हैं, कि कैसे लड़ना है, किस तरह से लड़ना है, ये सारे प्रश्न उतना ज्यादा सामने नहीं आ सके थे, जैसा जो कि एक अभी तक जो अध्ययन है उनसे पता चलता है।
तो राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव को काफी महत्व दिया कि ब्रिटिश रूल से, कॉलोनियल सिस्टम से, इस स्ट्रक्चर से हमको किन तरीकों से और कैसे लड़ना है। तो वहां पर आपको फॉर्म के रूप में 1857 और राष्ट्रीय आंदोलन के तौर तरीकों में अंतर दिख सकता है, और है भी, बिल्कुल साफ अंतर है। लेकिन जहां तक उसकी अंतर वस्तु का सवाल था, जैसा हितेन जी ने कहा कि 1857 के विद्रोही चाहते थे कि अंग्रेज भारत से जाए, सेम फीलिंग 1942 में गांधी अपने जो उनका स्लोगन है अंग्रेजों भारत छोड़ो, सेम भावना के तौर पे, एक चेतना के तौर पे लगभग वो वही एक चीज वो रहती है। एक और चीज है जो 1857 की चेतना और उसके जो अपने जो घटनाएं हैं और जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो आगे की गतिविधियां हैं, उनमें एक अंतर है। वह अंतर आधुनिक राजनीति का बहुत बड़ा अंतर है कि अ, आधुनिक राजनीति ने, मॉडर्न पॉलिटिक्स ने एक चीज तथ्य स्थापित किया कि नेतृत्व नेतृत्वकर्ता कौन होगा, कौन नेतृत्वकारी कामी शक्ति बनेगा, इसका फैसला फोर्स से नहीं होगा, ताकत से नहीं होगा, सैन्य ताकत से नहीं होगा कि किसके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितने हथियार हैं, बल्कि जनता को लामबंद करके, जनता को अपने साथ लेके, आम जन को जनता की चेतना से जुड़ के उसके हिसाब से अपनी कदमों को तय करना होगा। तो यह एक अंतर है जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में, चूंकि स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव की बात है, तो यह एक देखने वाली चीज है। एक चीज और है कि 1857 ने जो औपनिवेशिक शासन था, उसका चरित्र बिल्कुल उजागर कर दिया भारतीय जनमानस के पास, के सामने। उससे पहले ही 1757 में प्लासी से ही आप देखेंगे कि जिस जिस जगह से, जिस इस इलाके में ब्रिटिश शासन आने लगता है, वहां की जनता लड़ती है। एक कम से कम 1000 विद्रोह तो की एक पूरी लिस्ट है, बल्कि और बहुत ज्यादा है। लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तरों पे, इलाकाई स्तरों पे लड़ती है। लेकिन चूंकि संचार का उस तरह से उपयोग नहीं था, तो पूरे देश में उस जानकारी और सूचनाओं का उस तरह से मैं समझता हूँ कि असर प्रभाव 1857 को जिस तरह से अंग्रेजों ने ब्रूटली कुचला और हत्याएं की, जो हितेन साहब ने आंकड़े दिए, तो उससे यह बिल्कुल साबित हो गया कि ब्रिटिश शासन की सहानुभूति भारत की जनता के लोगों के साथ नहीं है। केवल वहीं तक है जहां तक उनका काम बने, तो वो थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना वो जैसे ही उनके राज्य के चरित्र पर, उनको हटाने पर सवाल आएगा, तो वो कितने बर्बर हो सकते हैं। और एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि यह बिल्कुल भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि 8 लाख थे कि 80 लाख। आप अगर हिस्ट्री ऑफ कोलोनियलिज्म देखेंगे, तो उपनिवेशवाद ने और देशों में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में करोड़ों करोड़ हत्याएं की हैं। लाखों में हमको गिनने की जरूरत नहीं है। तो भारत में भी संख्या कम रही होगी, ये मानने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भारतीय समाज एक उस तरीके से ऐसा घुटनों का पर बैठा हुआ समाज तब भी नहीं था। तो निश्चित है कि यहाँ पे रिप्रेशन और ऑपरेशन की लिमिटेशन रही। लेकिन उसकी ये कहना कि वो संख्या कम होगी, इसको कहने का कोई वजह नहीं है। और गांधी का नाम लिए बिना मेरी कोई बात खत्म हो, तो ये मुझे गद्दारी लगती है। आप देखेंगे कि हिंद समाज में गांधी ने लगभग इसी जो कॉलोनियलिज्म है, जिसको वो दूसरी शब्दावलियों में कहते हैं, आधुनिक सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं, वो आधुनिक सभ्यता आज की लोकतांत्रिक समाज या ये नहीं है, वो वास्तव में एक वही औपनिवेशिक जो सभ्यता, अब औपनिवेशिक जो एक ड्राइव था, उसी का रिफ्लेक्शन था, उसी के बारे में वो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इसने जितनी हत्याएं की है, उतनी दुनिया में धर्म के नाम पर भी झगड़ों में हत्याएं नहीं हुई है। तो ये कुछ बातें थी। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और 1857 भी उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हमें जो कॉलोनियल कैटेगराइजेशन हैं, जो कॉलोनियल टर्मिनोलॉजीज हैं, जो उन्होंने हमारे दिमागों में बिठा रखी हैं, उन
की सीमाओं को जानना और उनको स्वतः सिद्ध न मानकर हमें भारतीय संदर्भों के, इसके लिए आपको 17वीं 16वीं 18वीं सदी का जो हमारे भारत का इतिहास है, हाँ, उसके उसको जड़ के रूप में पकड़ते हुए कॉलोनिज्म को एक बीच के एक्सट्रैक्शन के तौर पे देखना होगा। और उसके बाद में हम सामाजिक संबंधों, वर्गीय अवधारणाओं, भारतीय संस्कृति, इन तमाम जो तथ्य है, जो चीजें हैं, इनको समझने में और इन्हें एक सैद्धांतिक रूप से लाने में सामने, एक साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कर सकें, इन चुनौतियों को हम सब लोग अगर ये ले सकें, तो शायद पूरी दुनिया में एक बेहतरी का जो एक सपना है, उसमें जो भारत का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वह शायद हो सके। और जो कि हमारे गांधी का भी यही सोचना था, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम नेताओं का सोचना था, और नेहरू का भी कुल यही सोचना था कि हम एक भारतीय के रूप में अपने आप को मजबूत करते हुए दुनिया की में जो सभ्यता है, वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। और बस इतने पे ही मुझे रुकना चाहिए। शुक्रिया रणधीर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। हमेशा की तरह जब भी आलोक जी बोलते हैं तो लगता है कि उन्होंने कम ही बोला, थोड़ा और बोलते हैं। और खासकर 1857 की जो विरासत है और उनका जो समझने का दृष्टिकोण है, जिसको वो एक तरह से हिस्ट्री को समझने का जो मूल फ्रेमवर्क है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जो कंटिन्यूटी है, और उसी में हम लोग हिस्ट्री में लिगेसी को देखते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फॉर्म और कंटेंट का फ्रेमवर्क के साथ हिस्ट्री को समझने का जो प्रयास किया है, खासकर 1857 का, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सब्जेक्टिव फोर्स और ऑब्जेक्टिव फोर्स को लेकर बहुत डिस्कशन होता है, लेकिन जो 1857 की कहानी की जब शुरुआत होती है, तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज कैसे एकजुट होता है। और वहाँ आज के समय में जो राष्ट्रवाद की भावना है शायद नहीं थी, बावजूद इसके हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हमने उस लड़ाई को लड़ा। तो हमको ये समझना होगा, और जो आलोक जी के संदर्भ से, महात्मा गांधी के संदर्भ से जो एक तरह से एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स, उसको हम लोग कैसे समझे। तो ये बहुत अच्छी चर्चा रही। अमिताभ जी कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो जुड़ नहीं पाए, नेटवर्क का वहाँ बहुत सीरियस इशू है। तो हम लोग अब विमर्श को थोड़ा प्रश्न उत्तर की तरफ ले जाएंगे। तो साथियों, पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि वो अपनी टिप्पणी दें संक्षेप में। रणधीर जी, मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ। आलोक टंडन जी से ही शुरू करेंगे जी। हाँ, ये चर्चा बहुत ही हमको अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरा इतिहास का ज्ञान बहुत ही थोड़ा है। तो एक अल्पज्ञानी के लिए ये बहुत ही सार्थक चर्चा है। लेकिन चूंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ, तो बहुत सारी बातें सुनता रहा हूँ, जिनके विषय में मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया कभी। तो पहला सवाल तो मेरे मन में ये है कि यह, जैसा कि बात आई कि इसमें शिक्षित लोगों की हिस्सेदारी नहीं थी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ये क्या उत्तर भारत तक ही सीमित रहा? इसकी दक्षिण भारत में, जब हम कहते हैं नहीं भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, तो क्या भारत का दक्षिणी क्षेत्र भी इसमें उसी तरह से सक्रिय था? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल मेरे मन में ये आता है, जो इसकी समझ को लेके है। इसकी समझ भी बहुत तरीके की है। इसको एक अंग्रेज सिपाही म्यूटिनी की तरह देखते हैं, भारतीय इसको स्वतंत्रता संग्राम की तरह देखते हैं, और इसको कार्ल मार्क्स ने भी इस पे कुछ लेख लिखे थे। तो मैं चाहूंगा कि वो भी एक समझ हमारे यहाँ प्रचलित रही है, कि हमारे जो विद्वान इतिहासकार इस समय जुड़े हैं, वो ये बताएं कि मार्क्स कहाँ पर सही थे और कहाँ पर गलत थे। धन्यवाद। कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। कोई और साथी अगर कोई संक्षेप टिप्पणी करना चाहते हैं या प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो माइक को अनम्यूट कर लें। मिनिति प्रधान जी जुड़ी हुई हैं, तो मिनिति जी से निवेदन है कि अपनी छोटी टिप्पणी दें।
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। थैंक यू। मतलब बहुत अच्छा चर्चा था। आई मीन एज ऑलवेज इट वाज वेरी इंसाइटफुल। अभी आलोक सर ने जो पूछा नो, आई वाज वेटिंग फॉर दैट आंसर। मतलब दैट इज वेरी बहुत गुरुत्वपूर्ण सवाल है, लाइक वेदर व्हाट वाज द रोल ऑफ साउथ इंडियाज दिस थिंग। सो ठीक फॉर है, फिलिंग आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। आई एम जस्ट वेटिंग टू लिसन टू दैट आंसर। थैंक यू। तो आलोक जी की जो 2 सवाल है वो हितेन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो दें, और फिर मैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी से भी निवेदन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बार दिया गया, मैं कुछ दोहरा देता हूँ। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को ठीक से नहीं देखने वालों की तरफ से ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि क्या वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा था। हेलो। जी जी, बोलिए। हाँ, केरल में पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। दुनिया के किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो वहां कोने कोने में नहीं फैला। भी कहते हैं ना कि उसका कोई प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में नहीं पड़ा था, असर नहीं पड़ा था। वो दरअसल के बारे में एक अंग्रेजों द्वारा पोषित जो दृष्टि है उसी का ही विस्तार है। आप कल्पना करिए कि एक आंदोलन हुआ जिसमें सरकार कह रही है 8 ये 80 लाख लोग मारे गए। ये संख्या क्या कुछ 1857 को राष्ट्रीय मानने में हमारे शिक्षित वर्ग को बड़ी परेशानी रही है, और उनको इस बात से भी थोड़ी निराशा हुई है जब जवाहरलाल नेहरू ने तो मेरे दिमाग में 2 बातें आई, सदन में जोड़ना चाहूंगा कि कैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन था या नहीं था। इस डिबेट से ये कोई और राम क्या नायक थे। मैं सोच रहा था 1857 के बारे में कि 1857 अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल इंटरव्यू कर रहा था लोगों कि वो लोग कहाँ से आए, उनको कुछ पता वता नहीं है, कोई कहानी नहीं मालूम है, कोई इतिहास। लेकिन उन्होंने जो कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि जब था तो वहां से हम लोग दरअसल बदायूं चुनाव के आसपास के लोग हैं, अंग्रेजों के साथ तब हम लोग भाग भाग करके गंगा के तटवर्ती इलाकों में, बिल्कुल ही उनकी एक स्मृति से या कहीं से सुन करके कैसे भी ये बात आई है। आज भी इस तरह के लोग अपने आप को 1857 से जोड़ते हैं, आज भी जोड़ते हैं। उनके नाटकों में मैंने देखा है कि उनके नाटकों में एक नाटक खेला गया था। वो नाटक, उस नाटक में 1857 के नायक और गांधी की आपस में बात, तो जिसकी चर्चा कर रहे थे आनंद जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है, इस पर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। अंतर्वस्तु की बात उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई। अंतर्वस्तु की दृष्टि से यह राष्ट्रीय आंदोलन था। अब अकादमिक ज्ञान सिर्फ अपने को लिप्त रखने वाले लोग अगर इसमें सोचते हैं कि ये राष्ट्रीय नहीं था, तो उनकी अपनी परिभाषा होती, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आज भी अगर कोई ये पूछता है कि राष्ट्रीय था या नहीं था, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग को चुप हो जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर 1000 बार दिया जा चुका है, बहुत लोगों ने दिया है, और कम से कम के बाद 1857 की चर्चा हुई है, और इसकी चर्चा कि यही सवाल है। और दक्षिण भारत और केरल और नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करके इसके राष्ट्रीय स्पिरिट को की जाएगी।
दूसरा सवाल की जो बात है, कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने अमर सिंह के विद्रोह के आधार पर कुछ बातें की थी और इसको नेशनल मूवमेंट माना था। और वो जो चीजें थी वो 1957 में डिबेट के बाद वो भी बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है इस पर किताब आ चुकी है, इस पर अभिलाष शर्मा ने बहुत बढ़िया से लिखा है और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। और बिल्कुल भी इसमें वो संदेह नहीं है कि एक नेशनल मूवमेंट था के बारे में कार्ल मार्क्स सोचते थे। उस तरह के नेशनल मूवमेंट में हमारे जो एकेडमिक क्लास के ब्रिटिश, उसमें जो नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है उसमें ज्यादा विश्वास है। कार्ल मार्क्स इसको नेशनल, और मैं भी मानता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मानेगा, कल भी नहीं मानेगा। और ये बात मैं बोल देता हूँ इसलिए कि पूछेगा तो मैं इससे भी सैकड़ों बार इस तरह के सवाल थोड़ी नेटवर्क की समस्या है। हम लोग हितेन पटेल जी को ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके आंसर को हम लोग समझ पा रहे हैं। वो किस पर्सपेक्टिव के साथ इन सवालों का जवाब दे रहे हैं और बखूबी तरीके से ऐसे प्रश्नों का सवाल होता है। खासकर अभी एक किताब मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी मैनेजर पांडे जी की, जिसमें वो लोकगीतों और गीतों में 1857 में तमाम तरह के भाषाएं मिली, जिसमें बुंदेली से लेके अवधी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हरियाणवी और फिर उर्दू और खड़ी बोली के भी गीत मिले। तो ये तो सवाल है ही, लेकिन जहाँ तक सुदूर भारत के सवाल है तो उसका जवाब हितेन जी ने बखूबी से दिया। अब मैं अंतिम टिप्पणी आलोक वाजपेयी जी से लेना चाहूंगा और फिर हम लोग, चूंकि 9 बज गया है तो इस प्रोग्राम को विराम देंगे। जी आलोक वाजपेयी जी। शुक्रिया रणधीर जी। मुझे लगता है कि जो हितेन साहब ने जो जवाब दिए हैं, जो बातें रखी हैं, वो मैं उन बातों के साथ हूँ पूरी तरह से। और कुछ एक दो बातें मैं और उसी दिशा में मैं कुछ कहना चाहूंगा, बस 2 मिनट के लिए। कि एक तो जो आपने अभी मैनेजर पांडे जी के काम की चर्चा की, उसी तरह से ये प्रदीप सक्सेना साहब का एक 1857 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जिसमें उन्होंने जो लोक संस्कृति है और तमाम चीजें हैं वहां पे 1857 किस तरह से दिखाई पड़ता है, वह जरूर देखने लायक, पढ़ने लायक चीज है, एक समझ के लिए, उसके नेशनल कैरेक्टर को महसूस करने के लिए। दूसरे अमृतलाल नागर जी के कुछ उपन्यास हैं, और इसके अलावा गदर के फूल, हाँ, उनकी चीजें हैं। इसके अलावा जो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, उस आत्मकथा की पृष्ठभूमि में शुरुआत के समय में भी उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, और ऐसे बहुत सारे साहित्यिक लेखकों ने 1857 की जो एक लोक चेतना में जो असर था, जो बहुत सारे तथ्य भी थे, उनको उन्होंने रखा है। और मैं थोड़ा सा कार्ल मार्क्स की जो बात है कि उन्होंने 1857 के बारे में क्या कहा, उस पर थोड़ा सा मैं और कुछ बात जोड़ना चाहूंगा। क्योंकि अक्सर, चूंकि मार्क्सवादी चिंतन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बुनियादी चिंतन रहा है बौद्धिक जगत का, और वो जो कि बिल्कुल उचित है, इसलिए अक्सर हम भारत के संदर्भ में बहुत सारी बात एक रेफरल पॉइंट के तौर पे मार्क्स का नाम ले ही लेते हैं कि मार्क्स ने क्या कहा था या मार्क्स ने क्या सोचा था। तो पूरी विनम्रता से मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्क्स ने भारत का, भारत के इतिहास का, भारत की संस्कृति का, भारत की समस्याओं का कोई कंक्रीट स्टडी नहीं किया था। वह उनकी परिधि के बाहर का था। और इसलिए अगर आपको मार्क्स की उपनिवेशवाद
के संबंध में सोच और विचारधाराओं को पकड़ना हो, समझना हो, महसूस करना हो, तो उन्होंने जो आयरलैंड का उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष है उसका उन्होंने थोड़ा उसका गहराई से अध्ययन किया था। तो जो वहां पर उनका जो उनकी अंतर्दृष्टियां हैं उनको हम बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं एक केवल अंतर्दृष्टि के तौर पे। और मैं यहीं पे ये सुझाऊंगा रणधीर जी को कि कभी कोई चर्चा इस थीम पर की जाए कि भारत के बारे में मार्क्स के विचार, और उस पर एक हम लोग कुछ गहन विमर्श या चर्चा में उतर सकते हैं, तो ये और बेहतर होगा। मुझे लगता है कि अब रुकना चाहिए, समय भी हो रहा है। शुक्रिया। जी, हितेंद्र जी को कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। आप एक मिनट, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो आलोक जी ने जोड़ा है, ये ये बहुत अच्छा जोड़ा, खास के प्रदीप सक्सेना का जो जिक्र किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने बहुत संजीदगी से इस संबंध में उठाई हैं और प्रश्नों को सामने रख के उसका उत्तर दिया है। कार्ल मार्क्स ने भारत के इतिहास का वैसा अध्ययन नहीं किया था, ये बिल्कुल सही कहा आलोक जी ने, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि जो है, कम से कम एक एक नेशनलिटी या नेशनल मूवमेंट के संदर्भ को समझने की जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं उनके जो वो इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाली जो किताब है, उसमें जो उन्होंने जो बातें भारत के संदर्भ में कही है, 1857 के संदर्भ में कही है, उसको महत्वपूर्ण मानता हूँ। और निश्चित रूप से 1857 का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, सॉरी, ये जो क्रांति थी, वो राष्ट्रीय आंदोलन उस रूप में नहीं थी जिस रूप में हम लोग चिन्हित करके बोलते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो राष्ट्रीय था भी, और आज भी अगर ध्यान से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उसके प्रति जो भारतीय लोगों के मन में, उनकी स्मृति में जो भाव है, वो राष्ट्रीय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसको बनाती है। और बड़ी अच्छी बात लगी आलोक जी की मुझे कि उन्होंने जब ये बात कही कि जब वो उसका एक एक मिथकीय रूप बन जाता है, मैं इसको कहता हूँ कि 1857 की गाथा जो है, गाथा का प्रयोग मैं करता हूँ इस अर्थ में कि ये जो गाथा है, ये इसका इतना अधिक प्रभाव हम लोगों के मन मस्तिष्क पर पड़ गया है कि अब इसकी चर्चा हम लोग कई तरह से कर सकते हैं, और आज तो कम से कम उस विरासत को हमको याद रखने की जरूरत है। 1857 बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय भी है, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जी, आलोक टंडन जी, डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी, मिनिति प्रधान जी, गौरव कुमार जी, और तमाम छात्र जो इस प्रोग्राम को फेसबुक लाइव से देख रहे हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी शायद आखिरी फ्राइडे को हम लोग मार्स की जो इंडियन सोसाइटी के अवधारणा है, या उसको इंडिया क्वेश्चन कहिए, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत अच्छा टॉपिक आलोक वाजपेयी जी ने सुझाया। तो आज की विमर्श बहुत ही स्तर की थी, और 1857 की विरासत को हम लोग बिल्कुल साची विरासत मानते हैं, और साउथ एशियन फ्रेटर्निटी के लिए भी ये बहुत जरूरी है, खासकर आज के ग्लोबलाइजेशन में, जहाँ एक तरह का रिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है। तो इसमें ऑटोनॉमी, फ्रीडम के साथ साथ जो रीजनल फ्रेटर्निटी है उसके महत्व को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उससे न सिर्फ हमारे पड़ोसी के साथ संबंध बेहतर होंगे, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय गैर बराबरी है इस कोलोनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वो भी दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। तो भी आप